लिखते हैं इसका नाम गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व यानी गतिमान आवेश, चलता हुआ आवेश, ठीक। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिज्म, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिज्म या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गतिमान आवेश, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आ गई गतिमान आवेश। तो मैं पूरे चैप्टर के बारे में बात करूँगा, भूमिका के बारे में बात करूँगा। पहले विदेशों में हमने क्या करना है, सबसे हमें देखना है कि जो अध्याय की भूमिका है पाठ्य पुस्तक NCERT के अनुसार, चाहे आप किसी भी राज्य में पढ़ते हों, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हों, चाहे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हों, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दें, चाहे JEE मेन का दें, दोस्त पाठ्यक्रम यही है, सिलेबस यही है, ठीक। रहना इसी को है। इसमें से आप जितना चाहे बनाएं, जितना चाहे घटाएं, जितना चाहे बढ़ाएं, सिलेबस यही है, पेपर इसी से बनेगा, चाहे किसी राज्य बोर्ड का हो, चाहे किसी का हो, सीधी सी बात ये है, ठीक। अब पहली बात आई हमारी भूमिका। तो पहली 4, चैप्टर का नाम है 4 और ये पहला बिंदु है, बात आ रही है भूमिका, ठीक। तो भूमिका में हम क्या बताएं, अध्याय की भूमिका में क्या बताएं कि गतिमान आवेश के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, हमने गतिमान आवेश के बारे में एक बात पढ़ी है कि गतिमान आवेश से उत्पन्न होती है विद्युत धारा। गतिमान आवेश, अगर मैं सीधे सीधे लिख दूं गतिमान आवेश, तो इसका मतलब सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? ये जुड़ जाएगा जाके विद्युत धारा से। गतिमान आवेश, विद्युत धारा, ये पीसी के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारा मामला है गतिमान आवेश के कारण 2 बातें हैं, एक है चुंबकत्व, गतिमान आवेश के कारण चुंबकत्व, ठीक। एक गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश पर बल। कैसे, किस कारण से बल? विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत बल और चुंबकीय बल, 2 तरह के बल हैं इसमें। एक है विद्युत बल और एक है चुंबकीय बल, ठीक। तो समझ रहे होंगे कि चैप्टर कहाँ पहुँच रहा है। चैप्टर की भूमिका बस यही है, समझ लो बात क्या है कि गतिमान आवेश से क्या बनी? विद्युत धारा। विद्युत धारा हम पढ़ चुके हैं कितनी बनी है, इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ चुके हैं कैसे कैसे हुआ है। चुंबकत्व है, गतिमान आवेश के कारण जो चुंबक बनेगी, जो मैग्नेट बनेगी, वो कैसे बनेगी, ये बात आ जाएगी। और गतिमान आवेश पर लगने वाले बल जो हैं वो आपको पढ़ने हैं कि वो किस कारण से होते हैं। 2 प्रकार के बल हैं, एक है विद्युत बल, एक है चुंबकीय बल, ठीक। तो गतिमान आवेश पर यह अध्याय जब शुरू होगा तो इसी चीज़ से शुरू होगा, गतिमान आवेश पर बल, ठीक। अब गतिमान आवेश पर बल, तो यहाँ बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार बनता है, तो आप 10वीं क्लास में जान चुके हैं कि विद्युत धारा के कारण बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र, या फिर अर्थ में यानी ज़मीन में, पृथ्वी में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक, उसके कारण बना हुआ। या फिर आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार विद्युत धारा से बनाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र परिभाषित करने के 2 सरल से तरीके होते हैं। मान लीजिए हम किसी छड़ चुंबक, किसे कहते हैं बार मैग्नेट, के कारण
अगर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो बड़ी सरलता से हम परिभाषित करते हैं उसको कि हम बनाते हैं क्या, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हम बनाते हैं उसके। मान लीजिए ये बना देते हैं नॉर्थ और ये बना देते हैं साउथ इधर वाला। तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और साउथ में पहुंचेंगी। इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई जाती हैं ऐसे। ठीक, तो ये चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र का या कहीं से चुंबक उत्पन्न होती है उसको बताने का एक तरीका है। बेसिकली जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर उसको समझें हम, जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम उसको समझें तो वो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यानी अगर कोई आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश दोनों प्रकार के क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश चले या ना चले, आवेश पक्का करेंगे, आवेश चले या ना चले विद्युत क्षेत्र को हर हाल में उत्पन्न करता है। लेकिन जब चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। इसका मतलब सीधा है कि चलता हुआ आवेश, गतिमान आवेश दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी और विद्युत क्षेत्र को भी। ठीक, चलते हुए आवेश पर दोनों प्रकार के बल लगते हैं। एक चुंबकीय बल भी लग जाता है अगर चुंबकीय क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल भी लग जाता है। सीधी सीधी बात है। ठीक, तो अब बात आई चुंबकीय बल। पहली बात आई कि भाई जो चुंबकीय बल है वो कितना है। तो यहाँ पर बात आती है कि चुंबकीय बल लगने का जो कारण है, चुंबकीय बल लगने का जो कारण है वो है विद्युत बल रेखाओं का लगातार बदलना। विद्युत बल रेखाओं का लगातार बदलना ही चुंबकीय बल का कारण है। ठीक, अगर विद्युत बल रेखाएं नहीं बदलेंगी तो विद्युत बल लगेगा, अगर विद्युत बल रेखाएं बदलेंगी तो चुंबकीय बल लगेगा। ये सिंपल सी बात है, यानी चुंबकत्व उत्पन्न होगा। अगर कोई आवेश कहीं गतिमान है और वहाँ पर जो है कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, यानी विद्युत बल रेखाएं वहाँ बदल रही हैं, तो सीधी सी बात है कि चुंबकीय बल उस पर लगेगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ छोटी सी विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया। अब आया चुंबकीय क्षेत्र, लॉरेंज बल। ये हमारी पहली बात है। भूमिका में हमने बात की, चुंबकीय बल के बारे में बात की, कैसे लगेगा। विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अब आया हमारा दूसरा बिंदु, सरल, जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, सीधी सी बात है, ये है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉरेंज बल कैसे काम करता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी। ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं लॉरेंज बल। अंग्रेजी में लिख देता हूँ लॉरेंटीज़, ऐसे लिखते हैं इसको, फोर्स। इसका मतलब है सीधा गतिमान आवेश पर बल। हम इस बल को समझेंगे और जो इससे संबंधित उदाहरण हैं एनसीईआरटी में हम उस पर बात करेंगे। और यहाँ लॉरेंज बल पर आधारित चुंबकीय बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, ये भी बनाया गया है सूत्र, इसको भी बनाएंगे। ठीक, कुल मिला के हम पहुँच गए हैं अब लॉरेंज बल पर, उसको हम समझते हैं। चलिए तो ये ले ली मैंने चाक। थोड़ा सा रंगों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, हम दिखाएंगे कुछ चीज़ों को, है ना। लॉरेंज बल। ठीक, आप ये वीडियो देख रहे हैं फुल कोर्स में vidyakul.com स्ट्रीमिंग वेबसाइट। ठीक, कुछ वीडियो यूट्यूब पर हैं, प्रचार के लिए हैं। ठीक, आप यूट्यूब पे जाके पहले देख लें कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद अपना फुल कोर्स में चले जाएं।
कुछ लोग शिकायत करते हैं सर सारे वीडियो यूट्यूब पे डाल दो ये हो जाएगा। देखो सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले नहीं जा सकते, हज़ारों की संख्या में वीडियो होते हैं, आप कहाँ ढूंढेंगे, बहुत तरीके होते हैं। और फिर वीडियो चोरी भी होते हैं, कॉपीराइट के कोई अधिकार नहीं है, यूट्यूब से वीडियो सीधे डाउनलोड हो जाती है, लोग हार्ड डिस्क में भर लेते हैं और बाजार में वो बेच रहा है, हमें तो पता नहीं है। वीडियो लॉग क्या करते हैं कि वीडियो यूट्यूब से उठा लेते हैं लोग, टोरेंट की फाइल बना लेते हैं, बाज़ार में हार्ड डिस्क भर के बेच देते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ाई लिखाई का जो वीडियो है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा कोर्स है, उस वीडियो को पूरी तरह यूट्यूब पे या पब्लिकली ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका दुरुपयोग भी होता है। ठीक, इसलिए क्या है कि हमने एक सिस्टम बनाया, लॉग बनाया, वेबसाइट बनाई, खर्चा भी हुआ है उसे बनाने में। ठीक, सस्ता है कोर्स सस्ते होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि यूट्यूब में ढूंढने का झंझट, कहाँ है वीडियो, कौन सा वीडियो है, कौन सा नहीं है। फिर नोट्स हैं, असाइनमेंट हैं, पूरी पढ़ाई करवानी है बच्चे की, पूरी पढ़ाई करवानी है, छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बना दिए, छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बना दिए, बच्चा एग्जाम से पहले घबरा जाएगा, उसका सिलेबस तो पूरा होगा नहीं। इसलिए क्या है कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पाठ्य पुस्तक से सिलेबस पूरा कोर्स कराने के बाद फिर अलग से मैं देता हूँ। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे एस.सी. वर्मा है, इरोडो, जो भी है, उनके असाइनमेंट बना के मैं उनके सॉल्यूशन करके देता हूँ। तो मैंने फुल कोर्स का एक सिस्टम बनाया है और मैं उसे मेंटेन कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ लोग यूट्यूब पे तरक्की कर रहे हैं, कुछ तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं या तरक्की कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो वीडियो उस तरीके से बनाते हैं कि वो वीडियो फिर कुछ लोग आके देख लेते हैं, कर लेते हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा कोर्स मिल जाए, और वो कोशिश कर रहा हूँ, और वो कोशिश मेरी कामयाब हो रही है। बच्चे फुल कोर्स में आ रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट vidyakul.com पर बच्चे आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं फुल कोर्स में। तो जब मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कामयाबी मिल रही है, तो फिर मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आंशिक अध्यापक नहीं हूँ। मैंने 15-20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 15-18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ये तोड़ के चीज़ें बनाने की मुझे आदत नहीं है। मेरा कोर्स पूरा मिलेगा, आप पढ़ेंगे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप पेपर के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे घबराएंगे नहीं, आपको टेंशन नहीं होगी, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। ओके, अब सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में ही अगर किसी आवेश को छोड़ दें तो उस पर कितना बल लगता है, इसका एक सूत्र होता है। इसका एक सूत्र मान लें या इसका एक समीकरण मान लें, ये होता है लॉरेंज बल में। ठीक, तो गतिमान आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। ठीक, अब देख क्या लिखते हैं, गतिमान आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। ठीक, तो बल किस प्रकार परिभाषित हुआ? बल हुआ चार्ज विद्युत क्षेत्र, सदिश राशि के रूप में होता है बल, ध्यान रखें, बल सदिश राशि है, वेक्टर है, और विद्युत क्षेत्र भी वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। ठीक, तो इसमें जोड़ेंगे आप Q V क्रॉस B। ठीक, तो यहाँ समझेंगे कि ये लगाया गया विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश है, और ये वो वेग है जिससे उसे फेंका गया विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि हम चुंबकीय क्षेत्र किसे कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो 10वीं क्लास से हमें थोड़ी सी जानकारी लेकर रखनी होती है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है टेस्ला में, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, टेस्ला, SI यूनिट। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में मेजर होते हैं। हालांकि इसी चैप्टर में हम इन सारी बातों को पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की हमें जानकारी है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉर्थ और साउथ पोल एक चुंबक के अंदर देखें, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय बल रेखाएं वहाँ बनाई और चुंबकीय क्षेत्र को हमने समझ लिया था। इतना समझ लिया था कि हम जान लेते हैं भाई चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, उसकी कोई दिशा होती है, जैसे विद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो वेग है जिससे हमने फेंका है, ये वो वेग है जो हमने दिया है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं
और उनके परिमाण परिभाषित कर दिए जाएं। ठीक, उसके बाद ये देखा जाए कि ये जो बल है ये किस दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर देखा जाए विद्युत बल, तो देखी जाए इस समीकरण में दो बातें हैं। बल दो तरीक़ों से है, एक है विद्युत बल, और देखो मैंने यहाँ गुणा लिख दिया, यहाँ मुझे प्लस लिखना है ना, प्लस, है ना। एक है मैग्नेटिक फोर्स। ये दो बल हैं। ये जो बल है ये चुंबकीय बल है और ये विद्युत बल है, विद्युत के कारण है। तो विद्युत बल को हम जानते हैं कि विद्युत बल धनात्मक आवेश पर, विद्युत बल धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही काम करता है। मान लीजिए किसी जगह पर इन दोनों बलों को हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कोई धनात्मक आवेश रख दूँ तो बल जो है इसी दिशा में लगेगा। और इस बल का परिमाण आप जान रहे हैं क्या होगा, QE, और इसकी दिशा लगा दूँ तो इस प्रकार। ठीक, यानी अगर ये कोई आवेश है और उस तरफ को विद्युत क्षेत्र लगाऊं तो इस पे बल उसी तरफ को लगेगा। ये धनात्मक आवेश है तो, और अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो पीछे को लगेगा, यानी विपरीत दिशा में लगेगा। यानी इस बल में आप ध्यान रखें ये जो आवेश है इसका चिन्ह काम करता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ई की तरफ, नेगेटिव है तो ई का उल्टा। सबसे पहली बात होती है ये। जनरली हम क्या करते हैं, आवेश को आवेश मान बैठते हैं, और कहीं इसका पॉजिटिव नेगेटिव लगाना हो, कहीं ऋणात्मक धनात्मक आवेश लगाना हो, हम लगाते नहीं हैं। ठीक, तो ध्यान रहे आवेश का चिन्ह लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा लगेगी, उसका परिमाण लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो सिंपल है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र दूसरे तीसरे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं सारी बातें। बात आती है इसकी, ये जो बल है ये है चुंबकीय बल। ठीक, अब मैं इसकी बात करता हूँ। चुंबकीय बल यानी FM, ये है QV क्रॉस B। ठीक, तो सबसे पहली बात इसमें महत्वपूर्ण यही है कि जो आवेश यहाँ लगा है इसका चिन्ह काम करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है या ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लगेगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में लगेगी, धनात्मक लगेगा, और ये नेगेटिव है तो ऋणात्मक वैल्यू लगेगी, यानी नेगेटिव लगेगा। सीधी सी बात है, यानी इसका चिन्ह यहाँ लगेगा। जैसे मान लो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये वेग है, ये वो वेग है जो आपने दिया, शुरुआती वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सदिश गुणनफल है। सदिश गुणनफल है तो ये जो बल है ये V और B दोनों की दिशा के लंबवत लगेगा। अब मान लीजिए, देखो समझाते हैं इसको। मान लीजिए ये है B की दिशा और ये है V की दिशा, तो ये लगेगा इसके लंबवत, F मैग्नेटिक, इस तरीके से। ठीक, यानी B की दिशा के और V की दिशा के लंबवत लगेगा। अब क्या करते हैं हम, लंबवत लगेगा, V की दिशा के लंबवत लगने वाला कोई बल है, V की दिशा के लंबवत लगने वाला कोई बल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वेग की दिशा के लंबवत कोई बल कार्य करता है तो एक ही रास्ता बनता है, जिस रास्ते पर वो चलेगा वो होता है वृत्ताकार पथ। यानी इस बल के कारण अगर कोई चीज़ चलेगी तो वृत्ताकार पथ पर चलेगी। यानी समझ लें बात को आप कि मान लीजिए कोई भी कण किस रास्ते पे चलेगा, वृत्ताकार पथ पर चलेगा। क्योंकि वृत्ताकार पथ पर यह बात साबित हो जाती है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर देखा जाए लंबवत लगाया गया चुंबकीय बल और उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश हुआ वेग, ऐसे, तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर यह बात सही होती है कि वेग के लंबवत जाने वाला बल हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ रहेगा। तो वेग की दिशा बदलने का काम ये करेगा, वेग का परिमाण ये नहीं बदलेगा। आप जानते हैं अगर वेग की दिशा के लंबवत कोई बल कार्य करता है तो वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता। इसका मतलब पहली बात हो गई, पहली महत्वपूर्ण बात हो गई कि ये बल किसी भी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता, ये उसकी चाल में परिवर्तन नहीं करता। तो इस बात को नोट करें कि चुंबकीय बल जो होता है गतिमान आवेश पर, वो गतिमान आवेश की चाल में या उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता। वह बल वेग की दिशा के लंबवत रहता है, वेग की दिशा के लंबवत रहता है। और कण जो है, आवेशित कण एक वृत्ताकार
मार्ग पर चलता है और यह बल जो वेग की दिशा को बदलने का काम करता है अभी केंद्रीय बल द्वारा संतुलित हो जाता है। तो ये बात जो मैंने बताई समझ में आ गई होगी कि यह बल कौन से बल के लिए संतुलित हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल के लिए संतुलित हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई पक्की कि जो इसकी दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा के लंबवत होगी। अब बात करें कि अगर मैं इसका परिमाण लिख लूँ, ठीक, तो इसका परिमाण कितना होगा। देखो इसका परिमाण मैं बता दूं कितना होगा। अगर मैं इसका परिमाण ले लूं ऐसे तो बताओ कितना होगा बच्चों, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, कैसे, v और b के बीच में तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा a क्रॉस b, ये होता है ए बी साइन थीटा, और एक होता है लंबवत सदिश, दिशा का जो सदिश होता है, एकांक सदिश कहते हैं जिसको, जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब मैंने बात की परिमाण की, तो जाहिर सी बात है इसका परिमाण क्या है, दिशा के सदिश का परिमाण क्या है, एक है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है ये। ठीक, तो इकाई सदिश हटा दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, वी बी साइन थीटा, और आवेश हो गया क्यू। तो ये जो बल है ये केंद्र की तरफ लगेगा। अब केंद्र की तरफ लगेगा तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण को संतुलित करेगा। ठीक, अभिकेंद्रीय त्वरण को संतुलित करने के लिए जो v का घटक है वो कितना है, v साइन थीटा। v साइन थीटा वेग का वो घटक है जो वृत्त पर चलेगा, और v का दूसरा घटक जो वृत्त के लंबवत रहेगा। ठीक, यानी हमें इस चीज़ को समझना जरूरी है कि वेग का वो घटक जो वृत्त पर चलेगा, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश रहेगा, वो v साइन थीटा है। ठीक, तो v साइन थीटा पर ही की दिशा को ही ये बल बदलेगा, तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण से संतुलित रहेगा। अब मान लीजिए मैं किसी कण का अभिकेंद्रीय त्वरण लेता हूँ और इसे संतुलित करता हूँ, तो कुल मिला के कैसा बनेगा मामला। देखो बात बिल्कुल सीधी है और समझने की है। ये है अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ लगा हुआ बल है, ये है मैग्नेटिक बल। ठीक, और इधर वेग का एक घटक है जिसे कह रहे हैं v साइन थीटा, जो वृत्त पर घूमता है। ठीक, v कॉस थीटा दूसरा घटक है। दो घटक बनाए जा सकते हैं, ये बात भी आप जानते हैं कि किसी भी सदिश राशि के दो घटक बनाए जा सकते हैं, ये थीटा ये v। तो इधर कौन सा घटक बनता है, v कॉस थीटा, इधर कौन सा बनता है, v साइन थीटा। ठीक, तो v के दो घटक हैं। मान लीजिए हमने कहीं यहाँ v दे दी, सपोज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से हमने कोई v दे दी यहाँ पे। ठीक, v b साइन थीटा, तो उसका एक घटक। अब देखो जैसे यहाँ छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये b है और ये v है, ये थीटा है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कौन सा घटक जाएगा बताओ, v कॉस थीटा, और लंबवत कौन सा घटक जाएगा, v साइन थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो घटक है उस पे नहीं, उसको मैनेज नहीं करना, उसको व्यवस्थित नहीं करना सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर, जो लंबवत घटक है उसको करना है। तो लंबवत घटक वृत्त पर चलाया जाएगा और b की दिशा के अनुदिश, यानी जो भी b की दिशा होगी उसके अनुदिश v cos थीटा चलता रहेगा। तो इसका मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण इस घटक के साथ बैलेंस किया जाएगा। अब इस घटक के साथ अगर अभिकेंद्रीय त्वरण बैलेंस करेंगे तो कुल मिला के किस तरीके से ये बैलेंसिंग होगी। ठीक, अब देखो इसकी बैलेंसिंग लिख के देता हूँ आपको मैं। अब द्रव्यमान हो गया, कण का द्रव्यमान हो गया m, और v साइन थीटा वृत्त पर चल रहा है, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, और ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, अब ये देखो यहाँ से जो बल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, क्योंकि b और v के बीच का कोण कितना है, थीटा। अच्छा, कौन सा घटक बैलेंस करना है वृत्त के ऊपर, जो b के लंबवत हो। तो b के लंबवत घटक कौन सा बनेगा,
बी साइन थीटा वाला। ये भी अभी देख लिया हमने कि बी दो घटक बनते हैं, एक बी कॉस थीटा बी की तरफ बनता है बी कॉस थीटा, एक उसके लंबवत बनता है बी साइन थीटा, है ना। तो बी साइन थीटा वाला बैलेंस हो रहा है, तो यही चलेगा वृत्त के ऊपर। तो इस प्रकार इससे हम क्या निकाल पा रहे हैं बताइए, इससे हम निकाल पा रहे हैं वृत्त की त्रिज्या। ऐसे यानी चुंबकीय क्षेत्र में कण किस त्रिज्या पर घूमेगा। अब यहाँ से अगर त्रिज्या निकालो इसे हल करके मैं, देखो ये v साइन थीटा दोनों तरफ से काट सकता हूँ मैं, ये आ गया देखो। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी देखो, एम वी साइन थीटा बटे बी क्यू। तो त्रिज्या का सूत्र बना लें एम वी साइन थीटा बटे बी क्यू, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, इसमें शर्त कंडीशन लगा सकते हैं, स्पेशल केस लगा सकते हैं, यदि थीटा 90 डिग्री हो, यानी जो बी है उसके लंबवत हो बी, देखो बी के लंबवत भी हो गया। ठीक, तो उस केस में कितनी त्रिज्या बनेगी, उस केस में त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, एम वी बटे बी क्यू। ऐसे यानी एक कण को चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में फेंक दिया जाए तो वो एक वृत्त पर घूमने लगता है जिसकी त्रिज्या ये होती है। अगर किसी कण को चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए फेंक दिया जाए, थीटा कोण बनाते हुए मतलब ये चीज़ कैसे काम करेगी, जब चुंबकीय क्षेत्र से किसी कण को थीटा कोण बनाते हुए फेंक दिया जाए, ठीक, तब भी वह कण जिस वृत्त पर घूमता है, जिस वृत्त पर घूमता है उस वृत्त की त्रिज्या यह होती है। ठीक, और एक घटक v का एक घटक b की दिशा में जाने लगता है, जिसके कारण वह त्वरण, वह कण, जिसके कारण वह कण वृत्त पर घूमते हुए आगे बढ़ने लगता है, वृत्त पर घूमते हुए आगे बढ़ने लगता है, b की तरफ बढ़ने लगता है। बात को समझ रहे हैं कि अगर v और b के बीच का कोण थीटा 90 ना हो तो v का एक घटक b की दिशा में आ जाता है जो उस कण को आगे बढ़ाता है, और v का दूसरा घटक b की दिशा के लंबवत हो जाता है, जो जिसके कारण वह कण वृत्त पर घूमता है। उस वृत्त की त्रिज्या एम वी साइन थीटा बटे बी क्यू होती है। तो ये जो पथ है इसे कहते हैं हेलिक्स। स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग होता है उसे कहते हैं हेलिक्स। तो हेलिकल पथ, हेलिक्स का रास्ता इस रास्ते पर आगे बढ़ता है। और अगर लंबवत होता है तो ये v cos थीटा जो घटक है b के अनुदिशीय नहीं होता, तो कण एक वृत्त पर ही घूमता रहता है। ठीक, यानी इस केस में ये जो कण है ये आगे नहीं बढ़ेगा, बस यहीं घूमता रहेगा, ये b की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि b की तरफ जाने वाला घटक नहीं है इसमें, इसकी त्रिज्या इसके साथ देखी जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के समझ गए कि वृत्त पर चले उसके लिए ज़रूरी है कि v और b लंबवत हों, और वृत्त पर चलते हुए एक हेलिकल रास्ते पर आगे बढ़े उसके लिए ज़रूरी है कि b और v के बीच में कोण 90 ना हो, 90 के अलावा कुछ हो, 90 डिग्री ना हो, लंबवत ना हो, ताकि b की दिशा में v का एक घटक आ जाए, एक कंपोनेंट आ जाए जो उसे वृत्त पर घुमाते हुए आगे बढ़ाते रहे। बात बिल्कुल फिट बैठ गई दिमाग में, है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे सूत्र। हमने ये देख लिया कि किसी कण को अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में फेंक दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, वो किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उनका सूत्र क्या है, कुल बल कैसे निकालते हैं, ये बात हमने कर ली। अब हम एक एक करके ठीक विस्तार से उदाहरण लेते हुए बढ़ते हैं कि अगर हमें दिखाना हो कि चुंबकीय बल किस प्रकार है, किस तरफ को कोई कण घूमेगा
तो अब हम इस बात पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल पॉजिटिव चार्ज पर लगता है और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल नेगेटिव चार्ज पर लगता है। ये बात तो हमने देख ली, समझ में आ गई, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस पे फोकस करना है, इस पे ध्यान देना फिर से उदाहरण सहित कि भाई ये बल कैसे काम करता है। ठीक, अब चलिए मैं इसे उदाहरण सहित आपको समझा देता हूँ कि उदाहरण सहित कैसे काम करता है। कहता है जो कण है, उदाहरण लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखो जो कण है वो है +10 माइक्रोकूलम। ये एक आवेश है जिसको हमने एक वेग दिया 10⁵ मीटर प्रति सेकंड आई कैप, यानी हमें इस कण को एक्स एक्सिस पर फेंका। ठीक, अब जो विद्युत क्षेत्र लगा रखा है हमने वो लगा रखा है 2 टेस्ला, ये लगा रखा है हमने जे कैप की तरफ। ठीक, और जो कण का द्रव्यमान है, जो कण का द्रव्यमान है वो है 1.6 10⁻⁻24 किलो, ये मान लिया मैंने। ठीक, 10 माइक्रोकूलम 10⁻⁻24 किलो ये कण का द्रव्यमान है। मैंने ऐसे ही कुछ चीज़ें उदाहरण के लिए मान ली, हालांकि इन चीज़ों का प्रायोगिक सत्यता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना आवेश है, कितना चार्ज है, होगा कोई आवेशित कण होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस पर जो बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, वो किस तरफ लगेगा ये बताइए, चित्र बनाकर दिखाइए, और ये किस त्रिज्या पर घूमेगा ये बताइए। ये आपका प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में कहीं पढ़ा है, मेरे पढ़ाने से पहले कहीं पढ़ा है, आप जानते हैं, तो आप इस प्रश्न को अपने तरीके से हल कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। खैर हम इसे हल करते हैं। ठीक, चलिए, तो अगर हम छोटा सा चित्र बनाएं और चित्र में समझें किस प्रकार है, तो हम पहले क्या बनाते हैं, पहले बनाते हैं हम अक्ष। ये बनाया हमने एक्स अक्ष, ये बनाया हमने वाई अक्ष, और बाहर की तरफ ये बनाया हमने जेड अक्ष। पहले इन अक्षों को समझ लें, एक्स अक्ष आगे को है, वाई ऊपर को है, और जेड बाहर की तरफ आपकी तरफ है। ठीक, ये है जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। ऋणात्मक लेंगे तो, नेगेटिव लेंगे तो जेड बोर्ड में अंदर की तरफ घुस जाएगा, एक्स पीछे को आ जाएगा, वाई नीचे को आ जाएगा। ये क्या है, ये बना दिया मैंने मूल बिंदु। ठीक, चलिए अब हम बल के सूत्र के अनुसार काम करते हैं। बल का सूत्र क्या है, देखिए बल का सूत्र है F Q V क्रॉस B, ये वाला सूत्र है। तो यह महत्वपूर्ण है मेरे लिए सबसे पहले इस बल की दिशा ज्ञात करना। ठीक, अगर मैं इस बल के सूत्र में ये चीज़ लगा दूं I और J, और ये पूरी की पूरी वैल्यू लगा दूं, तो मुझे एक चीज़ पता लगती है कि I और J का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, जो सदिश गुणनफल है, वो कितना होगा। तो I क्रॉस J का सदिश गुणनफल कितना होता है। अगर मान लीजिए मैं I क्रॉस J करूं, ये होता है K कैप। I क्रॉस J कितना होता है, K होता है। तो इसका मतलब होगा कि बल जो है वो K की तरफ आएगा, यानी अगर बल को लिखूं मैं, ये बल किधर आएगा, तो Q का मान लगा दिया मैंने 10⁻⁻6, V का मान लगा दिया मैंने 10⁵, चुंबकीय क्षेत्र का मान लगा दिया मैंने 2, और ये आ गया K कैप। तो ये बल आ गया, देखिए निकल के। ठीक, अब इस बल, देखिए ये बल लगा किस तरफ है, K की तरफ लगा है ये बल।
के की तरफ बल लगने का मतलब है, अगर मैं किसी कण को यहाँ से फेंकूँ इस पॉजिटिव चार्ज को, तो ये घूम के जेड की तरफ आएगा ऐसे, क्योंकि इस पर जो बल लगा है वो इस तरफ को लगा है। ठीक, तो इसका केंद्र यहाँ बनेगा और ये कण वाई अक्ष के चारों तरफ, वाई अक्ष के चारों तरफ, वाई अक्ष के समांतर एक अक्ष बना लूँ वाई डैश ऐसे। ठीक, तो ये कण वाई अक्ष के समानांतर एक अक्ष के परितय के चारों तरफ घूमेगा और ये इस दिशा में घूमते हुए यूँ आएगा। ठीक, अभी जो वृत्त बनेगा ये ऐसा बनेगा। देखो, मान लीजिए मैं इस कण की जगह पे ये डस्टर पकड़ लेता हूँ, हमने इस डस्टर को वेग दिया आगे की तरफ, ठीक, और आपकी तरफ है जेड एक्सिस, एक्स है आगे की तरफ, वाई है ऊपर की तरफ। तो जैसे ही मैं इसे कण को वेग दूंगा तो ये वेग यूँ घूम के आएगा, ये यूँ घूम के आएगा ऐसे, यूँ ये वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर मारेगा ऐसे यूँ। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो केंद्र है यहाँ पड़ेगा, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस पे पड़ेगा, और इसका जो जिसके अक्ष के परितय ये घूमेगा वो वाई अक्ष होगा। यानी मोटी मोटी सी बात समझ में आ गई कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है? देखिए, विद्युत क्षेत्र है जे पर। ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा के परितय, देखिए यही तो है विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पर है? वाई अक्ष की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा के परितय घूमेगा। ठीक, अब घूमने के लिए अगर कोई नियम है, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम, धनात्मक आवेश पर लगा दूं तो यूं घूम के आया। ठीक, यूं घूमा, अब ये यूं घूमा ऐसे। ठीक, यूं घूम के आया आवेश, विद्युत क्षेत्र लगा ऊपर की तरफ को। ठीक, और अगर यूं लगा दूं ऐसे तो इस हाथ के हिसाब से देखूं तो इसका उल्टा घूम के आया। ठीक, अब अगर इसे बाएं हाथ से देखूं, अगर बाएं हाथ से देख लूँ इसे, ठीक, विद्युत क्षेत्र ऊपर को लगाऊं और यूँ घुमाऊँ इसे बाएं हाथ से, तो देखिए विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ वाई अक्ष पे और ये कण यूँ घूम के आ रहा है। तो बाएं हाथ के अनुसार जिस तरफ हाथ घूमता है, ठीक, उस तरीके से ये घूम के आया। यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, अगर उससे देखूँ तो विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है, उसकी तरफ से देखूँ तो यूँ घूम के आया। अगर नीचे से देखूँ तो विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है और ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम के आया। विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, और ये घूम के आ रहा है ऐसे यूँ। ठीक, यूँ घूम के आ रहा है। ठीक, और यूँ घूमे तो घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में ये तब घूम रहा है जब विद्युत क्षेत्र जिस तरफ से आ रहा है अगर उस दिशा में से इसको देख रहा हूँ। ठीक, और अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत देख रहा हूँ तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा से नीचे की तरफ देखूं, यहाँ मान लो आँख लगा लूँ ऐसे, ऐसे आँख लगा लूँ, ठीक, तो इधर से घूमा तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे से आँख लगा लूँ तो, ठीक, तो घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहा है। ठीक, वामावर्त दक्षिणावर्त, ऊपर से देखा तो क्लॉकवाइज, नीचे देखा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इस तरीके से इस हाथ से यूँ अंगूठा कर दें विद्युत क्षेत्र में, इस हाथ से इसकी दिशा को देखा जा सकता है। ठीक, और अगर सदिश राशियों के गुणनफल से देखें तो ज़्यादा आसान है। देखो, सदिश राशियों के गुणनफल से देख लें, सदिश राशियों का गुणनफल लगा लें तो आसानी से पता चल जाता है। अब बल लगा जेड एक्सिस की तरफ, जिस दिशा में ये बल लगता है उसी दिशा में कहीं ना कहीं केंद्र होता है। अब देखिए, ये किस तरफ लगा बल? के की तरफ लगा, यानी धनात्मक जेड एक्सिस की तरफ लगा। इसका मतलब है कि जहाँ से कण को फेंका है वहाँ से जेड एक्सिस की तरफ इस वृत्त का केंद्र होगा, जिस वृत्त पर ये घूमेगा। अब सीधी बात आ गई, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? ये होता है mv/dq। ये कब होता है? जब b और v लंबवत होते हैं। जब b और v कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तो यहाँ एक बार जांच कर लेते हैं। ये v है x अक्ष पे और ये b है
वाई अक्ष पे, तो इसका मतलब लंबवत है, तो इसका मतलब यही सूत्र काम करेगा। अगर बी और वी लंबवत नहीं होते हैं तो यहाँ काम करता है एम वी साइन थीटा, वी और बी के बीच का कोण काम करता है, जो कि हमने अभी बात की उस बारे में। तो यहाँ हमारे पास एम है, वी है, बी क्यू है, तो हम क्या निकाल पाते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या में हम सीधे लगा देते हैं, इसकी त्रिज्या जो बनेगी ये वाली, ये आर, यही आर है यहाँ पे, कितना बनेगा देखो, मास द्रव्यमान कितना है 1.6 10 की घात -27 है। किलोग्राम में है, किलोग्राम में लगाना है, अगर ग्राम में है तो बदल लेंगे किलोग्राम में, ठीक। v कितना है, v का परिमाण 4 लगेगी, 10 की पावर 5 है। b कितना है, b है 2 टेस्ला, तो 2 लगेगा। आवेश कितना है, आवेश है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 लग जाएगा। माइक्रो के लिए 10 की घात -6 लगेगा। ये जो त्रिज्या निकल के आ रही है, ये किस में आ रही है, मीटर में, तो त्रिज्या जो है मीटर में आएगी, ठीक। तो एक बिल्कुल सरल सा सिंपल सा उदाहरण मैंने लिया, जिसमें हमने ये दिखाया कि किस प्रकार ये बल काम करता है, सदिश राशियों से कैसे निकालते हैं, और विद्युत क्षेत्र से देखने पर ये किस प्रकार दक्षिणावर्त या वामावर्त होता है। किसी भी उदाहरण में पढ़ के आप विद्युत क्षेत्र की दिशा से देख के, अगर वो धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा से उल्टी दिशा में देखें तो वामावर्त घूमेगा, और अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में देखें तो दक्षिणावर्त घूमेगा, ठीक। लेफ्ट हैंड रूल से लगा लें, बाएं हाथ की तिली से लगा लें विद्युत क्षेत्र की दिशा अंगूठे पे, और कण की दिशा उंगलियों पे, ऐसे भी घुमा सकते हैं उसको आप, ये भी तरीका है। एक सदिश गुणनफल करके पता लगाया जा सकता है कि बल की दिशा किस तरफ होगी। बल की दिशा जिस तरफ होगी, केंद्र, वृत्त का केंद्र, जिस केंद्र के चारों तरफ वो घूमेगा, वो वहीं पर उसी दिशा में, वहाँ से आर दूरी पर होगा। मान लीजिए वृत्त का केंद्र घूम रहा है, तो त्रिज्या यहीं से परिभाषित हो जाएगी, त्रिज्या यहाँ से आर दूरी पर केंद्र होगा। तो बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि उस वृत्त का केंद्र कहाँ पड़ेगा जिसके चारों तरफ ये घूमेगा, ठीक। तो केंद्र कहाँ होगा, उस वृत्त का जो तल है, उस वृत्त का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक तल है। इसका मतलब सीधा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र मैंने वाई अक्ष पे दिया है तो कण के घूमने का जो तल है वो जेड एक्स है, एक्स जेड तल में घूमेगा। अगर विद्युत क्षेत्र मैंने वाई पे दिया है तो एक्स जेड तल में घूमेगा, एक वृत्त बनेगा। अगर विद्युत क्षेत्र मैंने एक्स पे दिया है तो वाई जेड तल में घूमेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत जो तल है उस तल में वृत्ताकार गति करेगा। ये बात पक्की कर लो आप, ठीक। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या आई कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करेगा। गतिज ऊर्जा में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन नहीं करता, वह केवल वेग की दिशा को बदलने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल के रूप में बदल जाता है, अभिकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है, जिसके कारण एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या हमें एक सूत्र के अनुसार आर एम वी बाई बी क्यू या एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू में मिल जाती है, जिस वृत्त पर वो घूमता है। उसी वृत्त के केंद्र को ज्ञात करने के लिए हम सदिश राशियों के गुणनफल द्वारा हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक। तो कुल मिला के लॉरेंज फोर्स चुंबकीय बल, ठीक।